आप देख रहे हैं IBN 7। इस वक्त की बड़ी खबर, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया है। जैसा कि हम सुबह से आपको बता रहे थे, सूत्र हमें ये बता रहे थे ये किया जाएगा और वही हुआ है। एयरपोर्ट पर ही शब्बीर शाह अलगाववादी नेता को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम पहले से वहां उनका इंतजार कर रही थी। आज सुबह वो श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उसके बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी थी। जैसे ही फ्लाइट ने दिल्ली में लैंड किया, शब्बीर शाह बाहर आए। पुलिस की और खुफिया एजेंसियों की टीम ने शब्बीर शाह को हिरासत में ले लिया है और एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया है। हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने अपने सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज से मिलवाने के लिए दिल्ली आने का न्योता दिया था और भारत लगातार इसका विरोध कर रहा था। इसी कारण शब्बीर शाह को हिरासत में ले लिया गया है। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शब्बीर शाह के उस वक्त के विजुअल्स हैं जब वो श्रीनगर से रवाना हो रहे थे और उस समय उन्होंने हमसे विस्तार से बातचीत भी की थी। नसीर अहमद हमारे संवाददाता जो अब दिल्ली में है, उस वक्त श्रीनगर में ही थे और शब्बीर शाह वहां से रवाना हुए उससे ठीक पहले नसीर अहमद ने शब्बीर शाह से बात की थी और उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान ने हमें न्योता दिया है और हम जा रहे हैं पाकिस्तान के नुमाइंदों से बात करने के लिए। लेकिन शब्बीर शाह जैसे ही दिल्ली पहुंचे, पहले से दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीम वहां पर मौजूद थी और शब्बीर शाह को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया है। हमारे संवाददाता अरुण सिंह इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है जहां ये फ्लाइट लैंड कर चुकी है। अरुण, विस्तार से बताएं क्या हुआ। देखिए आकाश, 12:40 के आसपास जैसे ही शब्बीर शाह विमान से नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से, उसी वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की टीम उनका इंतजार कर रही थी। वहां पर उनको डिटेन किया गया, वहीं पर एक गाड़ी है वहां पर उनको बैठाया गया है और खुफिया एजेंसी के लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। लगातार दो ऑप्शंस आकाश तलाशे जा रहे हैं। पहला तो ये कि उनको किसी फ्लाइट से वापस श्रीनगर भेज दिया जाए और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको, जो एयरपोर्ट का थाना है, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है एयरपोर्ट का थाना है। अगर शब्बीर शाह अड़ते हैं, श्रीनगर वापस जाने से इनकार करते हैं, वो अगर फ्लाइट में नहीं बैठते हैं तो उनको यहाँ पर लाया जाएगा। यहाँ पर बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस तरह के सोर्सेज बता रहे हैं दिल्ली पुलिस के कि अगर वो बात नहीं मानते, खुफिया एजेंसी की दिल्ली पुलिस की वापस जाने को तैयार नहीं होते हैं तो उनको फॉर्मली गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिलहाल डिटेंशन में है, हिरासत में उनको लिया गया है और वहीं पर एक गाड़ी में रखा गया है। आकाश, इस बार जो भारत सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह का बयान, उनको जब पूछा गया कि जो ये अलगाववादी नेता हैं वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही गूढ़ जवाब दिया। देखते रहिए क्या होता है, आप बस देखिए। साफ है, एकदम संकेत साफ है, मकसद सरकार का साफ है कि किसी भी कीमत पर ये जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, इसके पहले जिस तरह से वो दिल्ली में आकर के और भारत सरकार के हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी जुड़ रहे हैं, सुशांत सरीन भी जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं नसीर अहमद के पास। नसीर, आपके पास कोई अपडेट? देखिए, अपडेट वही है कि जो ही शब्बीर अहमद शाह लैंड कर गया और उसी टॉर्मेक पे ही उसको डिटेन कर दिया गया और अभी मेरी बात कुछ और जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जिनको इनविटेशन मिला था यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन आने का, कल शाम को जो रिसेप्शन पार्टी है, लेकिन जब अब उन्होंने देख लिया कि शब्बीर अहमद शाह को हिरासत में ले लिया गया है तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है और कोई भी अलगाववादी नेता अब दिल्ली नहीं आ रहा है, यानी कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। ये हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है और आकाश, और ये भी देखना पड़ेगा अब कि जो पाकिस्तान का रवैया है, जो पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेके था, अब कैसा रहेगा। तो अब शायद वो ये स्टैंड ले लेंगे कि हुर्रियत को रोक दिया तो इसलिए हम जो डायलॉग्स हैं वो कॉल ऑफ करेंगे। एक बात बताएं तो नसीर, एक बात बताएं, गिलानी भी कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे दिल्ली। बिल्कुल, देखिए गिलानी ने पहले ही कहा था कि उनकी तबीयत खराब है और इसी सिलसिले में वो नहीं आएंगे। और एक बात ये भी हमने देखनी पड़ेगी कि यासीन मलिक जो चेयरमैन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, उन्होंने भी खुद न आने का पहले ही फैसला किया था। उन्होंने अपने 2 लेफ्टिनेंट्स को आगे कर दिया था। तो कुछ ऐसे अलगाववादी नेता थे जो कि पहले से ही नहीं आना चाहते थे इसमें, लेकिन जब आज पहल शब्बीर अहमद शाह ने की और उसके साथ
जो यहाँ पे पुलिस ने जो हिरासत में ले लिया गया, तो एक स्ट्रेट मैसेज किया जो सेपरेटिस्ट कैंप है कि उनको किसी भी हालत में पाकिस्तान उच्च आयोग से मिलने नहीं दिया जाएगा। आकाश, ये बड़ी खबर नसीर अहमद ने अभी अभी हमें दी है कि चाहे वो गिलानी हो, मिरवाज या फिर जो पहले से तय कर चुके थे यासीन मलिक, कोई भी अब दिल्ली नहीं आएगा। यानी जो बिल्कुल स्पष्ट संदेश भारत सरकार ने दिया, उसके बाद अलगाववादी नेता सभी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नुमाइंदों से मिलने के लिए नहीं आएंगे। सुशांत सरीन, आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल वो आए या ना आए, अगर वो पहले ये बोल देते कि नहीं हम नहीं आएंगे तो बेहतर होता। और जो मेरे ख्याल सवाल दागे जा रहे थे मीरवाइज और बाकी इन लोगों के ऊपर, तो वो यही थे कि आप क्यों स्पॉइलर का रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने अब भी ये डिसीजन ले ली है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि क्या सरताज अजीज आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो आपको शायद 1 घंटे में पता लग जाएगा। मुझे कोई बहुत ज़्यादा अचंभा नहीं होगा कि वो आएंगे और फिर यहाँ पर आकर एक तमाशा करने की कोशिश करेंगे। जो अगर बातचीत हुई उनकी दोवल साहब के साथ, तो उसको भी खराब करने की कोशिश करेंगे। मुझे उसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है मेरे लिए कि सुशांत जी बिल्कुल हमारे ये साथ भी हो रहिए। सकता है। अभी ये भी सुनते हैं भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच जो गुफा में बातचीत हुई थी और वहां पर जो एजेंडा तय हुआ था, भारत उसी एजेंडे पर, चूंकि दोनों देशों को वह एजेंडा स्वीकार था, बातचीत करने को तैयार है। एनएसए के स्तर पर यह बात होनी है। एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और हम लोगों का एजेंडा केवल एक है कि यदि होगी तो वह आतंकवाद पर बात होगी, टॉक ऑन टेरर। तो बिल्कुल साफ रुख भारत सरकार का। और इस वक्त हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 2 बड़ी चीजें हुई हैं। पहली ये कि अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरा, हमारे संवाददाता ने खुद बात की है अलगाववादी नेताओं से। वो कह रहे हैं कि उनको हिरासत में लेने के बाद अब उनमें से कोई भी यहां पर दिल्ली आकर पाकिस्तान के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का ये सुविचारित मत है कि जो परिस्थितियां पाकिस्तान ने पैदा की हुई है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन तेजी से अब होने लगा है, सिविलियन मारे जा रहे हैं, आतंकवादी ग्रुप को भेजा जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो हरकत है वो वार्ता के लिए, किसी भी प्रकार के बायलैटरल टॉक के लिए ये सिचुएशन आदर्श स्थिति नहीं कह सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इस तरह की स्थिति हमने पैदा क्यों होने दी? इतनी उतावलापन सरकार को क्यों थी कि हम एनएसए लेवल की बातचीत करेंगे? उफा का डिक्लेरेशन के तो तीसरे दिन ही सरताज जी जब पहुंचे इस्लामाबाद, तो वहाँ ने उस डिक्लेरेशन की ऐसी की तैसी कर दी, कश्मीर हमारा अंग है। परसों यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने फिर से इस बात को उठा दिया कि कश्मीर के ऊपर हस्तक्षेप होना चाहिए, जबकि शिमला डिक्लेरेशन क्या कहता है जी कि नहीं, दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। कांग्रेस स्वागत करती है कि शब्बीर शाह को जो डिटेन किया गया है सही फैसला है। हमारा मानना है नहीं, डिटेन किया गया है, ये बिल्कुल सही फैसला है। हमें अलगाववादियों से बातचीत, अगर पाकिस्तान अलगाववादियों से बातचीत करना चाहती है या भारत सरकार से बातचीत करना चाहती है, या पाकिस्तान को तय करना होगा। यह बातचीत तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होना था और ये काम आज से साल भर पहले भी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो इसी भारत सरकार ने, मोदी जी ने बात को स्थगित कर दिया था और मोदी जी के ही विदेश मंत्रालय ने कहा था कि या तो वो हमसे बात करें, अलगाववादी से बात करने के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूं कि सरकार की जो ढुलमुल नीति रही है उससे हमारी किरकिरी हो रही है। तनवीर सादिक साहब, आप हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये पूरा एक फिक्स्ड मैच लग रहा है। पहले मुफ्ती साहब यहाँ उनको अरेस्ट करते हैं, फिर रिलीज करते हैं। अब उनके साथ जुगलबंदी करके वो उनको दिल्ली में कहते हैं उनको अरेस्ट करो। प्रॉब्लम ये है, इनका सारा मकसद ही है कि जो पीस टॉक्स है या जो डायलॉग है उसको डीरेल करे। वरना मुझे नहीं लगता है कि हुर्रियत का वहां जाना एक इतना बड़ा इशू था। ये हमेशा जाया करते थे दिल्ली, हमेशा उनके साथ रिसेप्शन पे हुआ करते थे।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस वक्त बातचीत के बीच में नहीं थी, बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रही थी। जो उफा की डिक्लेरेशन से उस पे बात हो रही थी। अचानक बीजेपी को इसे वॉकआउट करना था और सिमिलरली पाकिस्तान को एक रीजन चाहिए था इसे वॉकआउट करने का। दोनों को एक मौका मिला है, लेकिन ये जो जुगलबंदी हो रही है, जो एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी और बीजेपी के बीच में था, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा गया था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बात होगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करेगी, उस एजेंडा ऑफ अलायंस का क्या हुआ? मैं इस आपके चैनल के द्वारा तनवीर जी, आपकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहते हैं? एक सेकंड, आपकी पार्टी क्या चाहती है? हुर्रियत के नेताओं को मिलने देना चाहिए या नहीं मिलने देना चाहिए पाकिस्तान के नुमाइंदों से? हुर्रियत बात करे। आपका क्लियर स्टैंड क्या है? मेरा क्लियर स्टैंड है, कुछ भी परिस्थिति हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। जब तक आप बातचीत करेंगे तभी आपका सीज फायर वायलेशन बंद होगा, तभी जाके आप आगे चलेंगे। अगर आप छोटी चीजों को बड़ा बनाएंगे, ये बिकॉज ऑफ मीडिया फ्रेंजी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा बना दिया आप लोगों ने। अगर और बीजेपी को एक रास्ता चाहिए तो वो मिल गया, फिर बातचीत होगी कैसे अगर आप पहले रोड ब्लॉक बनाते हैं इसके लिए? अमन सिन्हा बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी, ये बहुत साफ संदेश भारत पाकिस्तान को दे चुका है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप अलगाववादी नेताओं को हिरासत में ले सकते थे तब भी, जबकि सरताज अजीज भारत पहुंच जाते, उसके बाद अगर ये फैसला लेते तो टॉक्स हो सकती थी, लेकिन इसी वक्त डिटेन क्यों किया गया उनको? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये दोनों एनएसए के बीच में जो बातचीत का जो एजेंडा था, ये जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी जब उफा में मिले थे, उसी समय तय हो गया था। उस जॉइंट स्टेटमेंट के एजेंडा नंबर 1 में था कि जो एनएसए के बीच जो टॉक्स होंगे वो टेररिज्म के इशू पे ही होंगे, और पाकिस्तान ने इस बात को भी एडमिट किया था कि टेररिज्म का जो दुरुपयोग है उसकी धरती से होते रहा है और वो आगे नहीं होने देगा, ऐसा उसने आश्वासन दिया था। अब जहां तक ऑब्वियसली पाकिस्तान उस एजेंडा से डाइवर्ट कर रहा है और ये दिखाता है कि उसकी सिंसियरिटी नहीं है जो ये टॉक्स हैं उसके प्रति, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। जब हमारा विदेश मंत्रालय उस पर एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इशू करेगा। जहां तक हुर्रियत का प्रश्न है, पिछली बार भी सुमित जी जब इस तरह की बातचीत का अवसर हुआ था तो हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि ये बायलैटरल एंगेजमेंट है और इसमें कोई थर्ड पार्टी का या और किसी इंडिपेंडेंट किसी का पार्टिसिपेट करने का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये बातें तो सरकार एकदम अमन जी स्पष्ट कर चुकी है। मैं आकाश हूं यहाँ पे, थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं, डजंट मैटर व्हाट्स इन द नेम, लेकिन सॉरी कौन बोल रहे हैं? आकाश बोल रहा हूं यहाँ स्टूडियो से। सुमित अभी यहाँ नहीं है, लेकिन नहीं पड़ता। सॉरी, मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं उसकी मुझे चिंता नहीं, आप मुद्दे की महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। राजीव डोगरा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि भारत का जो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, पाकिस्तान उसे एक इस तरह से भी देख रहा है कि गेम चेंज कर रही है मोदी सरकार। अभी तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, इससे पहले भारत ने ऑब्जेक्ट किया, उससे पहले तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को मिलने दिया जाता था पाकिस्तान के नुमाइंदों से। ये नई लाल लकीर क्यों खींच रहा है भारत? किसी ने, आपके मेहमान ने एक शब्द यूज किया था कि हमेशा से हुर्रियत पाकिस्तान को मिल रहा है, और पाकिस्तानी भी बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं। तो आपके दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि हमेशा का मतलब क्या है। 5000 साल से पाकिस्तान मिल रहा है हुर्रियत वालों को, या 100 साल से मिल रहा है, या 50 साल से मिल रहा है, या जब से पाकिस्तान बना था तब से हुर्रियत को मिल रहा है, या वास्तविकता कुछ और है। और वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान ने हुर्रियत को जन्म दिया था 1993 में, जब टेररिज्म उन्होंने हाइट पे कर दिया था कश्मीर में। तो हुर्रियत एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पैदा की थी 1993 में, और तब उनके साथ सलाह मशवरा करने के लिए कि अब हमारा अगला आतंकी वार कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, पाकिस्तान ने हुर्रियत से मिलना शुरू किया। और भारत उस टाइम ऐसी स्थिति में नहीं था कि इस चीज को ऑब्जेक्ट कर सके, तो भारत ब्लैकमेल होता रहा। तो अब एक हद हो गई है, अब एक मौत हीटन हुर्रियत है, 10-15 जो आदमी हैं जो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते सिवाय अपने सेल्फ इंटरेस्ट के। कब तक भारत ये सहन करेगा
और कश्मीरी लोग सहन करेंगे कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप राजीव जी जिनका जिक्र कर रहे थे वो तनवीर सादिक साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्हीं ने ये मुद्दा उठाया था। कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं वो जो वही आपसे बात कर रही थी तनवीर, आप मर्जी हो। नहीं एक मिनट मेरे को पूरा मेरे को बात करने दीजिए। 2004 में जब नहीं वो बाद में पूछे, मेरे को पहले तब भी तो बीजेपी की मेरे को सरकार पहले थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप में देखिए, मेरे को पूरा खत्म करने दीजिए। हुआ, आप क्या समझते हैं कि ये स्मूथ मेरे को पूरा खत्म करने दीजिए। तो उठते, ये हमेशा उठते हैं, ये हमेशा उठेंगे। अगर ये बीच में बोलते रहेंगे तो ना उनकी कोई बात का समझ आएगा। ठीक है राजीव जी, अब इनके क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आप बताएं ना जो आप कह रहे हैं। जरा सा सब्र करें। जी राजीव जी हेलो जी, राजीव जी आप बोले। हाँ, तो भारत ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है जो 2004 में नहीं ले सकते थे, क्योंकि 2004 में भी आतंकवाद हद पे था। तो अब जो कदम लिया है उसकी सराहना कांग्रेस भी कर रही है और पूरा देश कर रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 1994 से क्या होता। यार ये नो, अब आप जरा सा शांति करेंगे तभी मैं कुछ बोलूंगा ना, ये अपना ही राग अलापते रहेंगे। आप फारूक अब्दुल्ला साहब का वो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जो उन्होंने कल दिया है। आप बातचीत नहीं करेंगे, वो हल नहीं है। आपके पास एक मिनट मेरे को पूरा करने का नहीं ऑप्शन बहुत है। मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, छोटी आप सुनिए, के लिए बीच में इंटरप्ट ना करें। पाकिस्तान में बात नहीं करेंगे तो वो चलेगा कैसे? नहीं, छोटी चीज नहीं है आकाश जी, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है। आप पाकिस्तान से आप पाकिस्तान को बढ़ावा देते हो, छोटी चीज कहते हैं। हमेशा बुलाएंगे तो आप दुश्मन मुल्क को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको छोटी चीज कह रहे हैं। आपने तो उनको लार्जर देन लाइफ बना दिया। आज तो आप उनकी वजह से डिक्लेरेशन में मेंशन था कि उनकी वजह से तो आप बातचीत अब बंद कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है, अगर तनवीर साहब आपने जो सवाल पूछा, तनवीर साहब थोड़ा जवाब दे लीजिए। तनवीर साहब, राजीव डोगरा कह रहे हैं कि ऊफा डिक्लेरेशन में वो था। राजीव जी, ऊफा डिक्लेरेशन में क्या ये था कि हुर्रियत को मिलने दिया जाएगा? कहां से कहां आप बात ले जाते हैं। और दूसरा मूल मुद्दा ये है कि देखिए, अब तक भारत के नागरिक जो हैं वो कश्मीर के कुछ लोगों के, सारे कश्मीर के नहीं, कुछ लोगों की सेंसिटिविटीज का बहुत बढ़कर बेंड होके ख्याल रखते थे। अब वक्त आ गया है, वो कुछ लोग जो कश्मीर के हैं, जो भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अब भारतीय नागरिक और भारतीय हितों की वो पूरी मदद करें। सो अब टाइम चेंज हो गया है। अपोजिशन पार्टी, गवर्नमेंट की पार्टी और पूरा भारत एकजुट होके कह रहा है कि बहुत हो गया, अब हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले, चाहे वो बहुत हो गया, पूरा भारत कह रहा है। और आज कड़ा रुख बीजेपी सरकार ने दिखाया है। स्क्रीन पर एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे अमन जी, आपके पास ही आ रहा हूं। शब्बीर शाह को साउथ एक्सटेंशन ले जाया गया है। उनको डिटेन करके दूसरी फ्लाइट में वापस श्रीनगर भी भेजा जा सकता था, एक ऑप्शन था, लेकिन शब्बीर शाह को लेकर साउथ एक्सटेंशन गई है पुलिस। और साथ साथ ये भी बता दें कि हमारे संवाददाता नसीर अहमद ने दूसरे सेपरेटिस्ट लीडर से बात की। अब ये तय हो गया है, बाकी सब कह रहे हैं कि हम भी अब पाकिस्तान के नुमाइंदों से मिलने के लिए दिल्ली नहीं आएंगे। अमन सिन्हा। हाँ आकाश जी, मैं वही राजीव जी की बात में जोड़ना चाहूंगा। पता नहीं हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्र इतना क्यों बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं और हुर्रियत के इतने हिमायती और हितैषी हो गए। जो लाइन पाकिस्तानी लोग ले रहे हैं वो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्र क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एनीवे, मैं इतना कहना चाहूंगा आकाश जी कि जो ऊफा डिक्लेरेशन था, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था, अब आप कृपया डिस्टर्ब मत करिए ना। आप लोग कोई बातचीत वैसे होने देते हैं ना मीडिया में कोई डिबेट होने देते हैं। डू नॉट हैव अ डिस्ट्रप्शनिस्ट डिबेट। हुर्रियत को बैकआउट करना चाहिए था, लेकिन आइडियली कुछ नहीं, आपको कुछ जानकारी नहीं है। किसी लेवल अब मुझे बोलने दीजिए। हुर्रियत को और बाकी अब आप कृपया शांति बना के रखिए। हमें टेबल पे लाना है, ये बहुत बड़ा। अरे भाई, हुर्रियत का राग आप अलाप रहे हैं। हुर्रियत की बात कहाँ है जॉइंट स्टेटमेंट में? नहीं कर रहे हैं तो आप तो खुद ही हुर्रियत की बात जॉइंट स्टेटमेंट में कहाँ है? थोड़ा सुन लीजिए, बाकी फारूक अब्दुल्ला एक बात बोलते हैं,
ओमर अब्दुल्ला एक बात बोलते हैं और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आगे तीसरी बात बोलते हैं, और तीनों लोग अलग अलग राग अलाप रहे हैं और सबका जो है इंटरप्रिटेशन हम लोगों को करना पड़े। हम इस तरह की व्यर्थ चर्चा में नहीं पड़ना चाहते। तनवीर साहब थोड़ा सा ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, वरना कोई भी बोल नहीं पाएगा। जी अमन जी अपनी बात पूरी करें। नहीं देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये लोग नहीं, वही मैं कह रहा हूं, ये डिबेट को डिसरप्ट कर रहे हैं। एजेंडा मुख्यतः ये है, अभी तो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल टॉक्स पे बात आ रही है, अब बार बार हुर्रियत को कहां से लेके आ जा रहे हैं। ये इसका कोई मेंशन नहीं है। जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। एजेंडा पे नंबर 1 टॉपिक जो सब्जेक्ट था वो था कि एनएसए के बीच में टॉक होगी, और किस विषय पे टॉक होगी वो भी स्पष्ट किया हुआ था कि टेरर रिलेटेड इश्यूज पे टॉक होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा कि वो ये आश्वासन दिया कि आगे से वो टेररिज्म के मुद्दे पे कोऑपरेट करेगा, इसलिए इस विषय पे दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में बातचीत होगी। अब इसके बाद पाकिस्तान जो है, जो उनके प्रधानमंत्री ने जो वहां पे एजेंडा जो एक तरह से उसको एडमिट किया और उस बात को एग्री किया, उसके बाद पाकिस्तान एजेंडा को डाइवर्ट कर रहा है। ये पाकिस्तान की जो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अब ये कह सकता है कि आपने इतनी कड़ी शर्तें रखी जो उन्हें मंजूर नहीं है। और नहीं आकाश जी, हमने तो कोई शर्त ही नहीं रखी। हमने तो जो एजेंडा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में उफा में तय हुआ था, हमने बस उसी एजेंडा के तहत बातचीत के लिए न्योता दिया, और ये न्योता देने के बाद भी पाकिस्तान 20 दिन तक वेट कराते रहा, उसके बाद उसने हामी भरी। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, और मेरे पास जॉइंट स्टेटमेंट है अभी भी, इसका एजेंडा नंबर 1 कहता है कि दोनों देशों के एनएसए के बीच में बातचीत होगी और वो आतंकवाद के मुद्दे पे होगी। तो ये कहां से जो है कश्मीर की बात ला रहे हैं, कभी कोई हुर्रियत की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से पता है कि ये बाइलैटरल एंगेजमेंट है, उफा में भी वो तय हुआ है और इस सरकार की एक कंसिस्टेंट लाइन रही है। उसके बाद भी वो अगर जानबूझ के किसी अनफेयर चीज को अगर वो इंसिस्ट कर रहा है, तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो इनसिंसियर है टॉक्स के लिए। और पाकिस्तान पूरे विश्व में जिस तरह से एक एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म माना जाता है, तो सभी को पता है, पर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है या नहीं है उसका भी एक लिटमस टेस्ट है। और पाकिस्तान की अथॉरिटीज जो हैं, वहां के ही प्रधानमंत्री का जो स्टेटेड स्टैंड है उसकी अवहेलना करेंगी। जो उन्होंने जिस चीज को स्वीकार कर लिया, उस चीज के बियॉन्ड जाके लोग कुछ और बात करेंगे, हर मिनट पे एजेंडा बदल देंगे। तो इस तरह से सीरियस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स नहीं होते हैं, और मुझे लगता है पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव करेगा। मैंने सुना पिछले 2 दिनों से कुछ डिबेट में पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी पार्टिसिपेट करते थे, तो वो कहते थे हम भी डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, हमारी भी जमहूरियत है। अगर ऐसी बात है तो वहां के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो एग्री किया है इस जॉइंट स्टेटमेंट में, उस चीज की क्यों अवहेलना कर रहे हैं। जॉइंट स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो दोनों एनएसए के बीच बातचीत होगी वो खाली टेरर के इश्यूज पे होगी, और उसको कैसे बिल्कुल अमन जी जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी से थोड़ी देर पहले यह बयान दिया और बिल्कुल साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल सुनते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। राजनाथ सिंह ने क्या कहा सुनाते हैं उफा में। जी, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच जो उफा में बातचीत हुई थी और वहां पर जो एजेंडा तय हुआ था, भारत उसी एजेंडे पर, क्योंकि दोनों देशों को वह एजेंडा स्वीकार था, बातचीत करने को तैयार है। एनएसए के स्तर पर यह बात होनी है। एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और हम लोगों का एजेंडा केवल एक है कि यदि होगी तो वह आतंकवाद पर बात होगी, टॉक ऑन टेरर। सुशांत सरीन आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसी भी पल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं, उसके पहले भारत ने ग्राउंड रूल्स एकदम स्पष्ट कर दिए हैं। सुशांत नहीं, मेरे ख्याल ग्राउंड रूल्स काफी देर से स्पष्ट थे। अब वो दूसरी साइड को अगर वो समझ नहीं आ रहे थे ग्राउंड रूल्स, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर ये जिस तरीके से बात हो रही है कि हुर्रियत नेताओं को, देखिए अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इतनी चिल्ला चिल्ली जो कर रहे हैं आपके चैनल पे, अपना पक्ष रख दिया दूर, बाकी लोगों की भी बात सुन लें। क्योंकि इनके जो नेता हैं उमर अब्दुल्ला, वो तो अपने ट्वीट्स में चुस्कियां लेते हैं
कि जब वो कहते हैं कि हम हुर्रियत से मिलेंगे तो वो उसकी आलोचना करते हैं, जब भारत सरकार कहती है कि आपको हुर्रियत से नहीं मिलने देंगे उसकी आलोचना करते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपने अरेस्ट करके छोड़ क्यों दिया, फिर जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर कहते हैं अरेस्ट क्यों किया। तो मेरे को लगता है कि इनकी ज्यादा दुश्मनी पाकिस्तान से कम दुश्मनी है, इनकी भारत सरकार से ज्यादा दुश्मनी है, सिर्फ इन्हीं की नहीं बाकी लोगों की भी। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि राजनीति चमका रहे हुर्रियत वाले, और जल्दी से मैं बता दूं सुशांत जी, एक मिनट बस रुकिएगा, इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं, स्टेज सेट है, स्क्रीन पर हम विजुअल्स दिखा रहे हैं जिसमें पत्रकार बैठे हुए हैं और सरताज अजीज पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिस जगह पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वहां पर सब अब इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के आने का। तय समय था दोपहर के 1:30 बजे 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान के मुताबिक 1 बजे, वहां से 4 मिनट ज्यादा गुजर चुका है। देखना यह भी है कि क्या पाकिस्तान अभी भी कंफ्यूजन में है, क्या पाकिस्तान ने फैसला नहीं लिया है। सुशांत, ये फैसला आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए? नहीं, आसान तो नहीं होगा, क्योंकि अगर सरताज अजीज कहते हैं कि वो नहीं आएंगे तो फिर इस वार्तालाप को तोड़ने का जो जिम्मा होगा वो पाकिस्तान के सर पर होगा, भारत के सर पर नहीं होगा। पाकिस्तान ये किसी भी तरीके से भारत को नहीं कह सकता कि हम आपके घर पे आएंगे और जो हम चाहेंगे वो करेंगे, ऐसा कहीं पे दुनिया में नहीं होता। और अगर ये वाली पोजीशन लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में जाएगा तो उनकी हंसी उड़ेगी। तो पाकिस्तान को अब ये सोचना है कि क्या वो इस बातचीत का तोड़ने का जिम्मा अपने ऊपर लेना चाहता है। मुझे थोड़ा सा अचंभा होगा अगर सरताज अजीज कहें कि वो ना आए, लेकिन वो ये जरूर है कि वो आ सकते हैं यहां पर, और फिर यहां पर आकर भारतीय मीडिया को और अपने मीडिया को मुखातिब होकर के एक तमाशा लगा सकते हैं और एक बहुत ऑब्नॉक्शियस सा स्टैंड ले सकते हैं। मीटिंग में भी मुझे तो वैसे भी हम में से किसी को भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान एक मीटिंग में चाहे जो मर्जी आप उनके सामने एविडेंस रख लें उसको मान करके अपना जो हाथ है वो आतंकवाद के प्रोत्साहन से खींच लेगा, ऐसा तो शायद नहीं होना था। लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया शुरू होती और उसका खैर मकदम किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम भारत के अंदर अब ये होती है कि जो विपक्षी दल हैं इनको सरकार के ऊपर निशाना साधने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन एक राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर या राष्ट्रीय एकता के ऊपर जो एक मुद्दा है उसके ऊपर इस तरह से निशाने साधना, आलोचना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर सरकार कोई गलत काम कर रही हो। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जिस तरह की आलोचना हो रही है, मेरे ख्याल उसमें विपक्ष अपना नुकसान ज्यादा कर रहा है, सरकार का नुकसान कम कर रहा है। बहुत सारे मुद्दे देगी ये सरकार, उस पर आप जरूर निशाना साधिए राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, लेकिन ऐसे मुद्दे के ऊपर इस तरह की पोजीशंस लेना और वो भी एक ऐसे मौके पर, मेरे ख्याल इनको शोभा नहीं देता। अगर ये विपक्षी दल समझ जाएं तो मेरे ख्याल भारत के लिए भी बेहतर होगा और इनके लिए भी बेहतर होगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर मैं सही समझा हूं तो अभी तक भारत सरकार ने 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी हैं कि हर तरह के प्रोवोकेशन के बावजूद टॉक्स मस्ट गो ऑन, बातचीत होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच, और दुबई में भी इसी तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और दूसरी बात जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी और भारत के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी साफ कर चुका है भारत की हुर्रियत से बात नहीं होगी, यानी नहीं होगी। आकाश जी, विपक्ष को कोसने के बजाय मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी का एक कर्तव्य है कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लें, संसद को कॉन्फिडेंस में लें और देश को बताएं कि उफा में जो डिक्लेरेशन हुआ उसके दूसरे दिन सरताज जी ने स्टैंड बदल लिया इस्लामाबाद जाके, उसके बाद सीज फायर उल्लंघन बार बार हो रहा है। आखिर हमारे सरकार की विदेश नीति क्या है पाकिस्तान को लेकर, यह क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? पेंडुलम की तरह कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कभी अलग होते हैं, कभी वार्ता स्थगित करते हैं, फिर वार्ता को जारी करने का प्रयास करते हैं, सेक्रेटरी लेवल का टॉक फिक्स करके कैंसिल करते हैं। ये चीज क्या हो रही है? आखिर आपकी विदेश नीति पाकिस्तान को लेकर है क्या? ये स्टैंड तो मोदी सरकार को क्लियर करना चाहिए। मोदी सरकार लेकिन सामने वाला ढुलमुल रवैया दिखाए तो मोदी सरकार क्या करे? अमन सिन्हा, आप जवाब दें। आप कंट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। पर यहाँ कांग्रेस के मित्र जो प्रवचन दे रहे हैं, कांग्रेस हैज बीन कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट ऑन पाकिस्तान, और कांग्रेस ने स्वयं कितनी बार जो है बातचीत सस्पेंड की है, फिर रिज्यूम की है, 50 बार अलग अलग स्टैंड लिए हैं। हम इसमें जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होता है
वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो सही होता है उस समय उस हिसाब से होता है। और अगर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इतना भी इल्म नहीं है तो बड़ा दुखद है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे आके आपस में लड़ने लगते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं। प्रेमचंद जी, और डिप्लोमेसी आकाश करते जी, हैं, आपको मेरी फिर आवाज उसको आ आग रही में है? दिखाते जी, हैं, जी, हम सुन तो रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। पाकिस्तान के साथ आकाश जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। ये देश की जनता चाहती है, कांग्रेस चाहती मैं है। यहाँ पे कांग्रेस से झगड़ा करने नहीं आया हूँ, आप कृपया शांत रहें। देखिए, हमारे मित्र जो सुशांत सरीन जी बता रहे थे, मैं भी आपसे झगड़ा नहीं कर रहा हूं, उनको भी मैं ये आपका जानकारी है स्टैंड खोज रहा कि हूं सरताज कि अजीज आखिर ने स्वयं भारतीय मुफा जनता के बाद पार्टी ये और कहा भारत था। सरकार का पाकिस्तान को लेकर रुख सुशांत क्या सरीन है, जी ने आपकी जो बात फॉरेन कही मैं उसी पॉलिसी में क्या जोड़ना है, चाह रहा आप हूं स्टैंड कि क्लियर कीजिए ना। सरताज अजीज आप ने पेंडुलम उल्फा की के तरह बाद कभी स्वयं दोस्ती का कहा हाथ बढ़ाते हैं, कभी था कि तकरार जो ये करते हैं, एंगेजमेंट ये होगा नहीं दोनों चलता देशों है। के एनएसए के बीच भारत में, सरकार के वो साख पर बट्टा लगा है, टेररिज्म रिलेटेड भारत इश्यूज पे सरकार के होगा। साख पर बट्टा लगा है, और आपका सरदार स्टैंड अजीज क्लियर ने नहीं स्वयं ये है। बात कही थी। पाकिस्तान को लेकर भाई क्लियर मुझे समझ नहीं आता, मजबूत रुख ये कांग्रेस अपनाइए। पार्टी तो अगर पाकिस्तान भारत को के क्रिटिसाइज सुरक्षा को करने की लेकर बजाय अगर कोई भाजपा को स्टैंड क्रिटिसाइज भारत करते सरकार रहती है। लेगी, बस तो कांग्रेस एक उसको शब्द सहयोग इन्होंने करने के लिए पाकिस्तान तैयार के है। खिलाफ नहीं बोला, लेकिन आपका भारतीय स्टैंड जनता क्लियर पार्टी को नहीं है। क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि भारत सरकार और वो की राग विदेश अलाप रहे हैं नीति जो पाकिस्तान को अलाप रहा लेकर है। क्लियर होना चाहिए। वो आकाश स्टैंड जी, लीजिए, कांग्रेस हम आपके पार्टी साथ और हैं। उनके प्रवक्ताओं हम को इस तरह पाकिस्तान के एक्सपोज खिलाफ करना कड़े कदम चाहिए उठाने के लिए जो हम आतंकवाद ये लोग जब डिबेट में बैठते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, अमन सिन्हा तो ये ये कह रहे हैं भाजपा को कि क्रिटिसाइज आप करते रहते हैं। क्लियर नहीं ये हो आप रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं निकला अभी तक। डिप्लोमेसी जा रहे हैं और जो राग पाकिस्तान अलापता है वही राग अलापते रहते हैं। 2014 से आपका स्टैंड पाकिस्तान को लेकर कभी कुछ क्लियर हुआ ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं देश की जनता को? अरे ऐसा है, आप जाके देखिए कि मनमोहन सिंह ने शर्मिल शेख में क्या कहा था। राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार है। आपकी आवाज एकदम बढ़िया। शर्मिल शेख में मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? सब आपके मैं कहना नहीं चाह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से, पर इसी तरह की जो है दुर्भाग्यपूर्ण आप दोनों को रोक रहा हूं, आप कांग्रेस की दोनों रिजीम को में रोक हुई रहा है। हूं क्योंकि इंतजार है पाकिस्तान के नेसे के बोलने का। सुशांत सरीन कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुशांत, नहीं देखिए, मेरे ख्याल इन प्रिंसिपल तो जो मिश्रा जी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि आज सरकार हिंदुस्तान को पूरा विश्व जानता है कि एक इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर है। पाकिस्तान के जब पाकिस्तान पहले इंडिया को देखता था, जब यूपीए रूल था, उस समय इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट परसीव किया जाता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेट, एक इमर्जिंग सुपर पावर जाना जाता है। एक ऐसा देश जहां पे कि अगर आतंकवादी आते हैं तो हॉट परसूट करके भी उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। अच्छा, आप सबको रोक रहा हूं, आप सबको रोक रहा हूं। सुशांत, ये बताएं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मुद्दे को इस वक्त किस तरह देख रही होगी? वो भारत की ओर और पाकिस्तान की ओर नजरें आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलते रहिए, क्या होता है? पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। जी सुशांत, पाकिस्तान को लेकर मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को लेकर अब आपने अलगाववादियों को क्यों छूट दे रखा है? एक मिनट प्रेमचंद जी, अरे सुशांत सरीन जानते क्या है पाकिस्तान को लेके? आप तो सभी कुछ जानते हैं, इसीलिए आपने क्रिटिसाइज नहीं किया पाकिस्तान को। और सारी जानकारी हमारे कांग्रेस के जितने प्रवक्ता आते हैं खाली भाजपा को क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान को नहीं क्रिटिसाइज करते। आप सबको रोक रहा हूं, पाकिस्तान अलापता है उसी पाकिस्तान के एनएसए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेताओं की सबसे आलोचना पहले कर लाइव सकते यही हैं, दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक ले रहे हैं विदेश नीति एक अलग मैटर है, वो सिर्फ भाषण ऐसा है।